यरमूक के कुछ ही दिनों बाद मुसलमान फौज यरमूक से सीधा जेरूसलम की तरफ गई और इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमूक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग यरमूक के सिर्फ 2 महीने बाद मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, जिसे जंग कादसिया कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, द कोहिस्तानी इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ है दोस्तों ये, और इस सीरीज़ का ये 5वां पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम देखेंगे। और जिन हज़रात ने भी इसके पहले के जो पार्ट नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेके एंड तक देख सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात दोस्तों, हमने इससे पहले खालिद बिन वलीद की सीरीज़ पूरी चलाई थी, तो इस सीरीज़ को भी आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल में जाके खालिद बिन वलीद की पूरी मुकम्मल सीरीज़ देखिए। बड़ी प्यारी, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन सीरीज़ है दोस्तों ये, और ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की ये सीरीज़ है। तो इसको भी देखिए आप लोग, उस सीरीज़ को भी देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की 5वीं सीरीज़ की 5वीं वीडियो, 5वां पार्ट, और इसको आप एंड तक देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। हम आपसे और जंग नहीं करना चाहते और हम अपने इलाकों में वापस जाएं ताकि इससे पर्शियन एम्पायर की फौज स्लो हो जाए। एंड इट वर्कड। पर्शियन बादशाह ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और मुसलमानों से इन नेगोशिएशंस में उनका बहुत टाइम वेस्ट होने लगा। तो इस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जबरदस्त प्लानिंग से पर्शियन एम्पायर से जंग का खतरा थोड़ा डिले कर दिया। नाउ रोमन फौज यरमूक में अब भी पर्शियन फौज का इंतजार ही कर रही, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मदीना से एक नई फौज ने आकर मुसलमानों की फौज को ज्वाइन कर लिया। ये वही 6000 की फौज थी जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजी थी। लेकिन इस फौज को ऑर्डर दिए गए कि तुम सारों ने एक साथ यरमूक के मैदान में दाखिल नहीं हो, बल्कि हर दिन छोटे छोटे ग्रुप्स 500 या 1000 लोगों ने इस मैदान में दाखिल होना। जिससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हर दिन रोमन एम्पायर सुबह उठती है और देखती है कि सामने एक नई फौज आकर मुसलमानों के साथ मिल जाती। तो आखिर रोमन जनरल वाहान ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता ना तो मुसलमानों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर एक दिन फाइनली ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद रोमन एम्पायर की फौज अपने कैंप्स को छोड़कर आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल मुसलमानों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर मुसलमानों ने भी अपनी सफ़ें सीधी और दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हो। इस एनिमेशन को देखें, ये जंग उस जमाने में एग्जैक्टली इसी तरह लग रही होगी, क्योंकि ये है मुसलमानों की 30,000 की फौज और इनके सामने ये खड़ी है रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज। इतना बड़ा डिफरेंस। आजकल के कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस रोमन एम्पायर की इस फौज को 2 लाख से कम 1 लाख के अराउंड कहती है, लेकिन इस्लामिक सोर्सेज में इसे 1.5 लाख से 2,40,000 के दरमियान बताया गया है। सो लेट्स जस्ट टेक 2 लाख। अबू उबैदा ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी फौज के पीछे अपने 4 मेन जनरल्स खड़े किए, आमिर बिन आस, शुराहबील, खालिद और यजीद बिन अबी सुफियान। जंग से सिर्फ 1 रात पहले अबू उबैदा ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। अब जब ये सारे इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो अचानक अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए लीडर को बदल दें, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाएं और आर्मी चीफ मैं ही हूं, क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक? इस पर सारे जनरल्स ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे और जंग का असल मजा तो अब आएगा, क्योंकि इन सबको पता था कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन, मतलब जंग यरमूक के पहले दिन, अबू उबैदा इब्न जर्राह अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम जनरल्स की रैंक्स में खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम अहादीस और हिस्ट्री में बार बार सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबू जर गफ्फारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शोहदा थे। ये सब इस जंग में मौजूद और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636, मतलब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई हुई, लेकिन इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे। और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ, क्योंकि जंग से पहले जॉर्ज रोमन आर्मी को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गए। जंग के दूसरे दिन रोमन एम्पायर ने मुसलमानों को सरप्राइज करने के लिए फजर की नमाज के डायरेक्ट बाद मुसलमानों पर हमला कर दिया। बट खालिद बिन वलीद को इस सब का पहले ही अंदाजा था, तो उनके पहुंचने से पहले मुसलमान जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े। इस बार रोमन्स ने बिल्कुल जोर से हमला किया और आखिर थोड़ी जंग के बाद मुसलमानों की राइट साइड पर, जिसे आमिर बिन आस लीड कर रहे थे, इतना प्रेशर पड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से पीछे हटने लगे और आखिर इतना पीछे तक आ गए कि बिल्कुल मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें और फैमिलीज मौजूद, क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन एम्पायर के अंदर रह रहे थे, तो इनके साथ इनकी फैमिलीज भी अरब को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे, तो उन्होंने अपने कैंप के सामने बहुत सारे ऊंटों को लाइन में खड़ा करके ऑलमोस्ट एक दीवार बना दी
और खुद तलवार उठाकर रोमन एम्पायर की फौज के सामने जंग में कूद पड़े, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और कुछ औरतें अपने कैंप से मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी और कुछ ऐसे अशार पढ़ने लगी ताकि मुसलमान मर्दों को जंग से पीछे हटने में शर्म आए और वो आगे बढ़े। एंड इट वर्कड। मुसलमानों की फौज और पीछे हटने से रुक गई और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई। और उसी टाइम खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मुसलमानों की राइट साइड की हेल्प के लिए पहुंचे और फिर आमिर इब्न आस और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलकर रोमन एम्पायर की फौज को वापस धकेल दी और वहीं पर वापस ले गए जहां से जंग शुरू हुई। अब जब जंग दोबारा नॉर्मल हुई तो अचानक मुसलमानों की लेफ्ट साइड, जिसे यजीद बिन अबू सुफियान लीड कर रहे और बर्दाश्त ना कर सकी, और ये भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप्स तक पहुंच गए, जहां एक बार फिर मुसलमान औरतों ने तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए और बाकी औरतें फिर इन पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ऐसी पोएट्री करने लगे जिससे मुसलमानों का हौसला बढ़ सके। और कहा जाता है कि इन औरतों में से एक हिंदा भी थी जिन्होंने जोर से एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने इस्लाम लाने से पहले किए। इस सब के बाद ये फौज भी अपनी जगह पर स्टेबल हो गई। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद अगेन राइट साइड से फुल स्पीड लेफ्ट साइड की मदद के लिए अपनी फौज के साथ दोबारा पहुंचे और फिर इस फौज को भी पीछे हटाकर जंग दोबारा वहीं ले गए जहां से शुरू हुई। और फिर थोड़ी देर शाम होने के बाद रोमन फौज विदाउट गेनिंग एनीथिंग वापस अपने कैंप्स की तरफ चली गई। यरमुक के तीसरे दिन रोमन एम्पायर ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया और अगेन थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके कि पिछले दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना, बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में हटना है ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में डिवाइड हो जाए और खालिद बिन वलीद सेंटर से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन्स शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए और शाम होते ही रोमन फौज दोबारा अपने कैंप की तरफ वापस चली गई। जंग यरमुक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। इस बार रोमन जनरल वाहान ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी और सुबह होते ही सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया और दूसरी फौज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ने लगा। वाहान का ये प्लान बहुत ही जबरदस्त था क्योंकि कुछ ही देर के बाद अगेन मुसलमानों की राइट साइड जंग से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने देखकर सिचुएशन संभालने के लिए अबू उबैदा और यजीद को हुक्म दिया कि यही खड़े रहने के बजाय तुम रोमन फौज पर हमला कर दो, और खुद राइट साइड पर मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और उसकी फौज ने आगे जाकर रोमन एम्पायर को काफी देर तक रोका रखा और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही। आखिर रोमन जनरल ने अपने आर्चर्स को आगे किया और उन्होंने अबू उबैदा की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दी, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और जो मुसलमान बच गए उनमें से 700 लोगों के आंखों में तीर लगी, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए, जिससे मजबूरन अबू उबैदा की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अब चौथे दिन पहली बार मुसलमानों की राइट और लेफ्ट दोनों फौजें इतने पीछे चली गई कि दोनों फौजें अपनी कैंप तक पहुंच गई और वहां एक बार फिर औरतों ने अपने कैंप से निकलकर तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ताकि उनकी अरब गैरत जाग सके। यरमुक के इस जंग में मुसलमान औरतों के इस रोल से बाद में एक मुसलमान सोल्जर ने यह भी कहा कि उस दिन यरमुक के दिन हमें रोमन एम्पायर की फौज से इतना डर नहीं लगता जितना इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता था। इसी तरह मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर से बहुत छोटी होने के बाद भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई, जिस पर रोमन सोल्जर्स भी हैरान थे कि हम इनसे इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्हें आखिर क्यों पीछे नहीं हटा पा रहे। और आखिर कुछ ही देर बाद शाम हो गई और रोमन फौज 2 लाख होने के बावजूद अब तक कुछ हासिल ना कर सके और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इकरमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे और जंग के दरमियान भी शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इकरमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। चौथे दिन के बाद रात को वाहान ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर क्या हुआ, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसे बताया गया कि मुसलमान तो पीछे हटने वाले नहीं है और अब हमारी फौज भी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लड़ाई के काबिल नहीं रही। तो अपने सारे जनरल्स के मशवरे से वाहान ने आखिर एक फैसला किया। 5वां दिन शुरू होते मुसलमान बिल्कुल रेडी जंग के लिए खड़े थे, लेकिन उस दिन रोमन एम्पायर ने हमला किया ही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेंजर मुसलमानों की तरफ भेजा जिसने खालिद बिन वलीद को बताया कि रोमन फौज अब और जंग नहीं करना चाहती, तो बस हम इस जंग को इधर ही खत्म कर देते, किसी और दिन फिर दोबारा लड़ लेंगे। मुसलमान इसके बाद भी उसी तरह अपनी लाइंस बनाकर खड़े रहे, लेकिन 5वें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें रोमन्स की इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने बताया कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं बल्कि मुसलमान भी काफी थक चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ऑफर को मान लें। लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद दोनों की राय ये थी कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो सारों की बातें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और उन्हें बताया कि अब तक हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहकर सिर्फ इन्हें थकाएंगे और जब ये लड़ लड़कर थक जाएंगे तब हमारी असल गेम शुरू हो। तो खालिद बिन वलीद ने रोमन जनरल की ऑफर रिजेक्ट कर और सारी मुसलमानों की फौज को हमले के लिए रेडी रहने का हुक्म भेजा। छठे दिन रोमन फौज के बजाय एक यंग रोमन वॉरियर ग्रेगरी, जो बहुत ही पावरफुल सोल्जर था, अपनी फौज से सामने आया और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया। तो पहली बार अबू उबैदा इब्न जर्राह उससे जंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एकदम उन्हें रोक दिया कि आपकी उम्र 50 साल के करीब है, आप कैसे इस यंग लड़के से लड़ पाएंगे। तो अबू उबैदा ने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि मुसलमानों का जनरल एक छोटे से लड़के से डर गया, और इन केस अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो मैं तुम्हें खालिद को अपने बाद आर्मी चीफ नॉमिनेट करता हूं। ये कहकर अबू उबैदा मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हुई। काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिर ग्रेगरी लड़ाई छोड़कर अपनी फौज की तरफ भागने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक
जैसे ही अबू उबैदा उसके पीछे गए, उसने एकदम पीछे मुड़कर तलवार से फुल स्पीड उनकी तरफ वार की, लेकिन एट द लास्ट सेकंड अबू उबैदा ने उसे डॉज करके अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर पीछे खड़े खालिद बिन वलीद जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगा और उन्हीं के साथ पूरी मुसलमान फौज नारे लगाने लगी। और इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने 6 दिनों के बाद पहली बार मुसलमानों की फौज को रोमन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया। अबू उबैदा अपनी जगह पर ही खड़े रहे और पीछे से मुसलमानों ने उन्हें ज्वाइन करके रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और मुसलमानों की फौज फुल स्पीड आकर रोमन एम्पायर की फौज से टकरा गई। लेकिन मुसलमानों की इस सारी एक्साइटमेंट और जज्बे के बाद भी रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों से इतनी ज्यादा थी कि मुसलमान उन्हें ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि खालिद बिन वलीद ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब यहाँ से पीछे जाना भी इम्पॉसिबल था। रोमन जनरल वाहान भी खालिद बिन वलीद की इस गलत स्ट्रेटजी को देखकर बहुत खुश हुआ और मुसलमानों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर अकेले मुसलमानों की राइट साइड पर फुल स्पीड भागने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अकेले ये एक शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किसी को पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद आखिर अपने घोड़े पर कहां जा रहे हैं। जैसे ही खालिद बिन वलीद मुसलमानों को क्रॉस करते हुए पहाड़ के करीब पहुंचे तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर पहाड़ के पीछे से 8000 हॉर्समैन फुल स्पीड खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ शामिल हो गए और इन 8000 हॉर्समैन ने रोमन एम्पायर की फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया। अब इसका किसी को पता नहीं था। जंग से एक रात पहले ही खालिद बिन वलीद ने इन 8000 हॉर्समैन को इस पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो तो यही तुम्हारा हमला करने का सिग्नल है। ये 8000 हॉर्समैन बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की फौज को क्रश करने लगे। ये देखकर रोमन एम्पायर की सारी फौज में खौफ फैल गया, जिससे रोमन एम्पायर की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगी और मुसलमान इनका पीछा करने लगे। ये फौज जंग से फुल स्पीड इस पुल की तरफ भागी जो इनके भागने का मेन रास्ता था। लेकिन जैसे ये फौज पुल के करीब पहुंची उन्होंने देखा कि यहाँ भी पहले से मुसलमान फौज का एक डिवीजन खड़ा है और इन्हें भी एक रात पहले खालिद बिन वलीद ने इस फौज से छुपाकर पीछे ब्रिज के पास खड़ा किया। मतलब खालिद बिन वलीद की कैलकुलेशंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें पता था कि ये जंग तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जंग हारने के बाद जब रोमन्स भागेंगे तो मैं इन्हें भागने भी नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि जब खालिद बिन वलीद ने ये मंजर देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का इस अजीम फतह पर शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले पूछा कि वाहान किधर है। तो उन्हें बताया गया कि वाहान तो यहाँ से भाग चुका है। तो खालिद बिन वलीद भी फुल स्पीड उसके पीछे गए और कुछ ही देर में उसे पकड़कर मार दिया। इस जंग यरमुक को बैटल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि इस जंग से पहले शाम और इस सारे इलाके में लोग ग्रीक और एरामेक ज़बान बोला करते थे। लेकिन इस जंग के बाद अगर आज तक देखा जाए तो यहाँ के लोग अपनी ज़बानें छोड़कर आज अरबी ज़बान बोलते हैं। और ये इलाका शाम, जो एक ज़माने में क्रिश्चियनिटी का सेंटर हुआ करता था, आज पूरा का पूरा मुसलमान है। अब सिर्फ इमेजिन करें, जब इस फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची होगी तो वहाँ के सारे मुसलमान कितने खुश हुए होंगे। बट एट द सेम टाइम जब इस जंग के हार की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल तक पहुंची तो उसने अंताकिया में आखिरी बार खड़े होकर शाम की तरफ देखा और कहा, ए शाम की जमीन, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीनों में से एक हो, लेकिन अफसोस आज के बाद हम दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आ सकेंगे। और ये कहते ही हरकल शाम को हमेशा के लिए छोड़कर अपने कैपिटल इस्तांबुल चला गया। इस जंग के बाद शाम में मुसलमानों को फ्री हैंड मिला कि वो जहां भी जाना चाहे जा सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की कैपिटल तुर्की जाने के बजाय अपनी सारी फौज इस जंग के कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी सिटी की तरफ मोड़ी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम, जिसे फतह करने का मुसलमान बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए यरमुक के कुछ ही दिनों बाद मुसलमान फौज यरमुक से सीधा जेरूसलम की तरफ गई और इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमुक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग यरमुक के सिर्फ 2 महीने बाद मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली, जिसे जंग कादसिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा एक्शन जो आपने देखा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ का ये 5वां पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मुकम्मल किया है। अब इंशाअल्लाह न जाते 6ठे पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस सीरीज़ को पूरा देखिए एंड तक और अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए दोस्तों। और दूसरी बात, जिन हज़रात ने भी इसके और पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके शुरू से एंड तक देख सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात दोस्तों, हमने इससे पहले शुरू की थी खालिद बिन वलीद की सीरीज़, उस सीरीज़ को भी आप लोग मेरे चैनल में जाइए और शुरू से लेकर एंड तक देखिए। बड़ी इंपॉर्टेंट, बेहतरीन और प्यारी सीरीज़ है खालिद बिन वलीद के ऊपर। तो इस सीरीज़ को भी देखिए, उस सीरीज़ को भी देखिए और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।